शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ देखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर, टाइगर इंटरनेशनल डे 2022। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण यही है कि हम बाघों को संरक्षण करें, उनके संरक्षण को बढ़ावा दें, ताकि ये प्राणी भी विलुप्ति के कगार पर ना पहुंच जाएं और हमारे चारों ओर से ये विलुप्त ना हो जाएं। इसलिए हम 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इस मौके पर लोगों को बाघ की प्रजातियों के खत्म होते अस्तित्व के प्रति जागरूक किया जाता है। असल में वर्ल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार, WWF के अनुसार, पिछले 150 सालों में बाघों की संख्या में लगभग 95% तक गिरावट आई थी। बाघ दिवस मनाने का फैसला करते हुए देशों ने बाघों की संख्या को दोगुना करने का टारगेट रखा था। कई देश इस टारगेट को पूरा करने की दिशा में प्रयास कर भी रहे हैं। हालांकि भारत ने साल 2018 में ही बाघों की प्रजातियों को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था। 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2900 से ज़्यादा थी। इसकी शुरुआत कब हुई और बाघ दिवस का इतिहास क्या रहा है, इस साल की क्या थीम रही, इन सबको देख लेते हैं। बाघ दिवस टाइगर डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत 2010 से हुई थी। रसिया के पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय समिट में 13 देश ने भाग लिया था। बाघों की विलुप्त होती प्रजातियों पर चिंता जताते हुए बाघों की संख्या 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 के अवसर पर पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बाघ संरक्षण के लिए जनपद गोरखपुर में एक सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय बाघ पशु के संरक्षण को लेकर के काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रदेश में बाघों की संख्या 2006 से यदि आप देखोगे तो 106 थी, जो बढ़कर के 2018 में 173 हो गई है। ये यूपी के प्रयास को कुछ यहाँ पर बताया जाता है। पिछले साल बाघ दिवस की थीम रखी गई थी, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। ठीक है, वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमारे हाथ में है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 की थीम रखी गई है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मतलब बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया है। बाघों के संरक्षण को लेकर के आज के दिन सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस दिन बहुत सारे सेमिनारों का आयोजन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके कि हमें टाइगर को मारना नहीं है, उनका प्रोटेक्शन करना है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की है। ऐसे लोग जो कि टाइगर के कंजर्वेशन में लगे हुए हैं, उनके प्रयासों को यहाँ पर सराहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन मोदी का कहना है, आपको जानकर ये गर्व होगा कि भारत में 75,000 वर्ग किलोमीटर में 52 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बाघ संरक्षण के सिलसिले में स्थानीय समुदाय को भी हमने शामिल किए हैं और उन्होंने कई सारे उपाय करे हैं टाइगर के कंजर्वेशन को लेकर के। पीआईबी की सेकेंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ऐसे सैनिक जो कि रिटायर हो चुके हैं और यदि इन सैनिक के माता पिता की डेथ हो जाती है और इनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो इनकी वित्तीय सहायता को सरकार ने बढ़ाकर के 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। गवर्नमेंट चाहती है कि सभी नागरिक सुगम और सम्मानजनक जीवन जिएं। ठीक है, इसी नीति के अनुसार सशस्त्र सेवाओं के लिए मानवीय भावना के अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ संतानों को दी जाने वाली सहायता राशि पहले 1,000 रुपये थी, जिसको बढ़ा करके 3,000 रुपया प्रति महीना कर दिया है। इससे जो अनाथ बच्चे हैं गरिमा और सम्मान के साथ में अपनी लाइफ जी पाएंगे। इस योजना के संचालन का काम दिया गया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB
और रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से इसको फंडिंग की जाएगी। रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष से यहाँ से पैसा केंद्रीय सैनिक बोर्ड भेजा जाएगा। ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का एक सबसेट है, उसी का एक पार्ट है। मौजूदा योजना अनाथ बच्चों के लिए है जो किसी पूर्व सैनिक के बेटे या फिर अविवाहित बेटी हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनको जाना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड और यहाँ जाके आवेदन करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तंबाकू के सेवन को लेकर के। गवर्नमेंट चाहती है कि तंबाकू का सेवन कम से कम लोग करें, ठीक है। इसके लिए तंबाकू का जो पैकेट होता है उसमें गवर्नमेंट अब नई फ़ोटो डाल रही है और नई किस्म की चेतावनी उसने चालू कर दी है। ये काम किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इन्होंने हर प्रकार के तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर, ठीक है, जो एक निर्दिष्ट वार्निंग लिखी रहती है उसके नए रूप को अधिसूचित कर दिया गया। इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2008 GSR 592 ई 21 जुलाई 2022 के जरिए इसमें संशोधन कर दिया गया है। पैकेजिंग और लेबलिंग वाला जो नियम 2008 का चल रहा था उसमें गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन कर दिया है। मतलब ये जो संशोधन किया गया है वो तीसरी बार किया गया है, तृतीय संशोधन किया गया है और ये प्रभावी हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 से। 1 दिसंबर 2022 से तंबाकू का जो पैकेट रहेगा उसमें ये फ़ोटो और ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा और 12 महीने तक की अवधि तक ये मान्य रहेगी ये वाली फ़ोटो, जिसमें लिखा है टोबैको कासिस पेनफुल डेथ, मतलब तंबाकू यानी दर्दनाक मौत। फिर इसके बाद सेकंड नंबर की फ़ोटो 1 में दी गई विस्तृत स्वास्थ्य चेतावनी के शुरू होने से यदि 12 महीना बीत गया है उसके बाद ये आप सेकंड नंबर की फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो चालू हो जाएगी आपके पैकेट में, जिसमें लिखाना रहेगा तंबाकू का जो सेवन है मतलब अकाल मृत्यु। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की जो फ़ोटो है इसको छापना अनिवार्य है कंपनी को। जो भी व्यक्ति सिगरेट या फिर अन्य तंबाकू उत्पाद के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात, वितरण में सीधे या फिर इनडायरेक्टली काम कर रहा है उसको ये सुनिश्चित करना है कि तंबाकू के पैकेटों में ये वाली जो चेतावनी है वो बिल्कुल निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद 2003 में एक कानून आया था, विज्ञापन प्रतिबंध और व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन के अंतर्गत में जेल या फिर जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 20 में इसका उल्लेख किया गया है। अगली वाली न्यूज़ आई है साइंस से रिलेटेड। इसमें बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने, ठीक है, टेलीस्कोप के माध्यम से एक लाइट की खोज की थी और वो लाइट ये बता रहा था कि इस जो लाइट का सोर्स है यहाँ पर कुछ नए तारों का जन्म हो रहा है और ये तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहे हैं, गैलेक्सी की तरफ खींच रहे हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। एक सिग्नल मिला है कहाँ से, जो हमारा गैलेक्सी है उसके बाहर से, जो कि 150 मिलियन साल से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं बता रही है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है नए तारों का। किसके द्वारा? गैलेक्सी के द्वारा, बियॉन्ड देयर विजिबल बाउंड्रीज, ठीक है, जो विजिबल बाउंड्रीज है उससे दूर, उससे परे। एक रिसेंट स्टडी में ऐसा कहा गया। वैज्ञानिक लोगों ने इस बात को ट्रेस किया है, पता लगाया है कि कैसे करके ये जो नए तारे हैं जिनको ड्वार्फ कहा जाता है, दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस या फिर क्लम्स माइग्रेट टुवर्ड द इनर रीजन। नए जो बनने वाले तारे हैं उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है,
और किस प्रकार से ये माइग्रेट कर रहे हैं किधर, अपने अंदरूनी रीजन की तरफ। क्लम्स मतलब होता है गुच्छों के रूप में। अब फिर ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप ये बिल्डअप कर रहे हैं स्टेलर कंटेंट को, इन गैलेक्सी का में जो रहता है स्टेलर कंटेंट, उसका ये निर्माण कर रहे हैं, जिनसे गैलेक्सियों का निर्माण होता है। तो जो अंतरिक्ष की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ताकि वो सीख सकें किस प्रकार से गैलेक्सी, जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाने वाली बेसिक ब्लॉक मानी जाती है, ये कैसे करके फॉर्म करती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे करके इवॉल्व होती है, इवॉल्व होते आई है आज के दिन तक। लेकिन अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसके लिए जो टेलीस्कोप यूज़ किया गया था उसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT। इसके साथ साथ में एस्ट्रोसैट है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसने रिसेंटली डिटेक्ट किया था एक इमिशन को, काफ़ी दूर में माना जाता है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को, फार अल्ट्रा वायलेट लाइट को इसने डिटेक्ट करा था, पकड़ा था। कहाँ पर, दूर दराज वाला जो एरिया है गैलेक्सी के, वहाँ पर। जिस गैलेक्सी से दूरी की हम बात कर रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम बताया गया है ब्लू कॉम्पैक्ट ड्वार्फ, BCD गैलेक्सीज, जिसकी उम्र है 1.5 से लेकर के 3.9 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ये सब जो है स्मॉल गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। नॉर्मली जिनको हम कैसे करके पहचानते हैं या निर्देशित करते हैं, उनका जो सेंट्रली कंसंट्रेटेड स्टार फॉर्मेशन है, ठीक है, केंद्र में जो तारों का कंसंट्रेशन हो रहा है, इससे इनकी पहचान की जाती है। ये डिस्कवरी की गई है जो कि जॉइंट रिजल्ट निकल के आया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, इंडिया के रहे थे, इसके साथ साथ में US एंड फ्रांस के थे। एक सिग्निफिकेंट कदम माना जा रहा है कि हम गैलेक्सी फॉर्मेशन के रहस्य को समझ सकें, उसको ट्रेस कर सकें। इस स्टडी को पब्लिश किया गया था पत्रिका नेचर में, ठीक है, और इसको कंसीव्ड किया गया था, मतलब कल्पना करी गई थी प्रोफेसर कनक साहा। ये हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स माने जाते हैं, IUCAA पुणे के। अब इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये रिसिपेंट मानी जाती है इंस्पायर फेलोशिप की, कहाँ पर, DST डिपार्टमेंट। इनका कहना है ये जो परिदृश्य हम देख रहे हैं कि जो यंग स्टार हैं आसपास आप देख रहे हैं गैलेक्सी के, नॉर्मली ये टेल सिग्नेचर माना जाता है रिसेंट गैस एक्सक्रीकेशन का, ठीक है। गैस एक्सक्रीकेशन का मतलब होता है गैस में वृद्धि हो रही है और गैस से ही तारों का निर्माण होता है। इसमें बताया जा रहा है जो स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया है काफ़ी अचरज भरी वाली रहती है, आश्चर्य वाली रहती है, ठीक है। जो स्लोली जो गैस है यहाँ से चालू होती, गैस से ही तारों का निर्माण चालू होता है। ये जो गैस पुंज होते हैं इनके बाहरी वाला जो हिस्सा रहता है काफ़ी हलचल वाला रहता है, फिर गैस पुंज के बिखरने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ऐसा कहना है वैज्ञानिक लोगों का। आगे बताया जाता है कि हमेशा से रहस्य ही रहा है कि इस तरह की जो छोटी छोटी आकाश गंगाएं हैं कैसे करके इन तारों का एक झुंड बना ले रही हैं। तो हमारे पास जो वेधशालाएं बनाई गई हैं जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, इन वेधशालाओं से ये बात पता चल जाता है कि जो दूर है, दूर गैस के रिसाव से बाहरी हिस्से का प्रेशर अंदर की तरफ पड़ता है। अब इस प्रोसेस से ज़्यादा गैस रिसने में
रिसने से तेजी आ जाती है। यदि गैस की मात्रा बढ़ते जाएगी, ज़्यादा बढ़ते जाएगी, तो जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो और भी तेज हो जाएगी, और इसी के चलते चलते तारों के जटिल समूह का निर्माण होता है। द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं असेंबली की सिटिंग से लेकर रिलेटेड। ठीक है, विधानसभा की जो बैठकें होती हैं, जैसे कि मानसून सत्र में कितने दिन बैठक चली थी, समर वाले में कितनी, ठंडी वाले में कितनी, जो बैठकें चलते रहती हैं, उसको लेकर के ये डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ा बताया गया है 2021 का। केरल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है 2021 वाले साल में। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दिल्ली, यहाँ पर विधानसभा की जो बैठकें थी मात्र 10 दिन चली थी। मतलब कि विधानसभा में जो कामकाज था वो केवल 10 दिन ही चला था। काउंटिंग बताई जाती है सिटिंग डेज की। यहाँ पर केरला 61 दिन इसकी सिटिंग चली, उड़ीसा 43, कर्नाटका 40, तमिलनाडु 34 दिन, बिहार 32 दिन, हिमाचल प्रदेश 31 दिन, राजस्थान 26 दिन, झारखंड 26, असम 26 और गुजरात 24। केरला के बारे में बताया जा रहा है ये पहले से इसने अपनी जो पोजीशन है उसमें कुछ गिरावट हासिल की है। किसमें? असेंबली सिटिंग के मामले में। जब कोरोना की पहली वेव आई थी, कोरोना की कोविड-19 पेंडेमिक की 2020 में, फिर इसके बाद 2021 में भी एक और वेव आ गई, तो इसके चलते चलते जो इसकी जो सीटिंग थी वो 61 डेज रही थी, द हाईएस्ट इन द कंट्री। इस राज्य की तरफ से जो डेटा दिया गया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि 2021 में सेकंड कोरोना की वेव आई थी, इससे भी कामकाज काफ़ी प्रभावित हुआ था। फैक्ट वाली बात यह है 2016 और 2019 दोनों ही साल में इसने टॉप पोजीशन हासिल किया था। दोनों की सीटिंग को आप निकाल लो तो एवरेज 53 दिन की बैठक यहाँ पर हुई थी। 144 ऑर्डिनेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, डिस्पाइट इंजॉइंग द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग इन 2021, न केवल केरला के पास रिकॉर्ड है कि इसने सबसे ज़्यादा दिन तक अपनी विधानसभा की बैठकें आयोजित की हैं। अब यहाँ पर 2016 से ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का राज चल रहा है। इसने प्रोमुलेट किया था, मतलब प्रख्यापित किया था 144 ऑर्डिनेंस को। ये भी हाईएस्ट नंबर है हमारे देश में किसी भी राज्य सरकार का डाटा यदि आप देखोगे। गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी जिसमें रिक्वायर किया गया है कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए किसी भी मैटर को, ताकि जो इंटरवेंशन का पीरियड होता है 2 सेशन के बीच में, जब भी होगा तो आप जल्दी से जल्दी इन पर एक्शन ले सकें। यूनियन टेरिटरी की डेटा की यदि हम बात करें तो 28 स्टेट असेंबली, इसके साथ साथ में एक यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेचर है, इनमें से 17 के कंडीशन ऐसी है जहां पर की जो बैठक है वो मात्र 20 दिन हुई है, 20 दिन से भी कम रही है। उनमें से 5 कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड दिल्ली। 10 दिन से भी कम यहाँ पर बैठकें हुई थी। ये जो फिगर है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, ये 17 दिन, 16 दिन और 11 दिन, मतलब कि उत्तर प्रदेश में 17 दिन, मणिपुर में 16 दिन और पंजाब में 11 दिन। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 से लेकर के 2002, इसके हेड थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.एन. वेंकटचलैया। इन्होंने प्रिस्क्राइब किया था, उन्होंने क्या बताया था कि ये जो हाउसेस ऑफ स्टेट है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, जहाँ पर मेंबर हैं 70 से कम, एग्जाम्पल के तौर पर
पांडिचेरी का एग्जाम्पल बताया जाता है। इसकी जो मीटिंग है ना, कम से भी कम मिनिमम 50 दिन तो होना चाहिए एक साल में। एंड अदर हाउस की बात करें लाइक तमिलनाडु, एटलीस्ट 90 डेज़ का तो होना चाहिए। एनआईए से संबंधित एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, इसलिए एनआईए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। एनआईए मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किए थे हमने, कॉन्स्टिट्यूट में शामिल किए थे 2009 में। इसके लिए एनआईए एक्ट 2008 लाया गया था। तो जो एनआईए है ये काउंटर करती है टेररिज्म को हमारे देश में। इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे 2008 का मुंबई टेरर अटैक था। उस टाइम में भारत को ज़रूरत महसूस हुई थी कि कोई एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी होना चाहिए जो केवल इस प्रकार के केस को ही डील करे। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल TFFC है। सेल TFFC सेल है जो कि डील करती है फेक करेंसी नोट्स के साथ में, इसके साथ साथ में टेरर फंडिंग को भी ये देखती है। इसके हेड रहते हैं डायरेक्टर जनरल। इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ठीक DGP रैंक होती है स्टेट पुलिस में, उसी रैंक का होता है डायरेक्टर जनरल। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में। स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। राज्य सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो भी असिस्टेंस है, जो भी कोऑपरेशन इस संस्था को चाहिए वो प्रोवाइड करती रहे। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके फंक्शन बताए जाते हैं कि कौन कौन से इसके काम हैं। तो जो भी ऑफेंसेस हैं टेररिज्म से रिलेटेड उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको प्रोसिक्यूट करने का काम करेगी, ठीक है। इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सहायता प्राप्त करती हैं। और एनआईए एक्ट जो आया था उसको इम्प्लीमेंट करवाने का ये काम करती है। कुछ कुछ विशेष प्रकार के काम इसको सौंपे गए हैं, जैसे कि टेरर अटैक हो जाता है, जैसे कि कहीं बम ब्लास्ट हो गया, यदि एयरक्राफ्ट और जो शिप है उसको कोई हाईजैक कर लेता है तो वे वाले केस भी ये देखती है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में यदि अटैक होता है या फिर यूज़ किया जाता है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, तब भी ये केस देखती है। मानव की तस्करी हो रही है तो भी इस प्रकार के केस को हैंडल करने का काम करेगी। ये जो बैंक नोट रहते हैं, नकली नोट यदि चल रहे हैं तो उसको भी देख रेख का काम यही करेगी। प्रतिबंधित आर्म की तस्करी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिक्री हो रही है, तो उनको भी रोकने का काम एनआईए करती है। साइबर टेररिज्म से निपटना, इसके अलावा जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं इनको भी एनआईए देखती है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल से, ठीक है। भारत में जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को गेहूं और चावल, जो सोसाइटी होती है, फेयर शॉप होती है, वहाँ पर उनका वितरण करती है, कि राज्य सरकारों को देती है अनाज, फिर वो लोग अपने यहाँ से सोसाइटी के माध्यम से लोगों को कम दाम में अनाज देते हैं। केरल की गवर्नमेंट चाहती है कि आप गेहूं मत दीजिए हमें आप रागी दीजिए, ऐसा उन्होंने केंद्र सरकार से कहा। ये डिमांड की गई है एक स्टडी के बाद में, जिसमें रिकमेंड किया गया था मिलेट, पल्सेस। कहाँ पर? ऐसे ज़िले जहाँ पर एनीमिया के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है कि यहाँ पर जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, मिलेट्स मतलब बाजरा, रागी इत्यादि हो गए, पल्सेस हो गई, दाल वाली चीज़ें हो गई, इनका वितरण किया जाना चाहिए। केरल की गवर्नमेंट चाहती है कि केंद्र सरकार हमें सहायता प्रोवाइड करे ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें रागी के पाउडर को। इसके अलावा जो चिकपी है, इंस्टीड ऑफ व्हीट आटा इन एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट वेयर एनीमिया केसेस एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज आर हाई।
जहाँ लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ है, एनीमिया के केसेस ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर हम रागी का वितरण करेंगे। इसके अलावा काबुली चना का भी हम वितरण करेंगे, ऐसा केरला का कहना है। केरला के फूड मिनिस्टर GR अनिल ने रिपोर्ट में क्या कहा था, फ्राइडे के दिन रिपोर्टर को क्या बोला, इनकी जब मीटिंग हुई थी यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ में, तो डिमांड किया था कि 6,459 मीट्रिक टन वीट, इतनी डिमांड मिलनी थी केरला को। इसको केंद्र सरकार ने रोक दिया है। अनिल का कहना है कि जो डिमांड है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें रागी पाउडर को, ये डिमांड हमने करे हैं एक अध्ययन के बाद। ये अध्ययन किया गया था केरला हेल्थ डिपार्टमेंट एंड स्टेट फूड कमीशन के द्वारा, जिसने रिकमेंड किया था कि मिलेट और पल्सेस एनीमिया हिट डिस्ट्रिक्ट के लिए, जैसे कि वायनाड, पलक्कड़ और इडुक्की, यहाँ पर होना चाहिए। आगे उनका कहना है कि जो मिस्टर गोयल हैं 2022-23 को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में यदि सेलिब्रेट कर रहे हों, तो केरला प्लानिंग कर रहा है कि हम जो है रागी पाउडर की सप्लाई करेंगे राशन कार्ड होल्डर्स को, ताकि प्रोवाइड कर सकें एडिक्वेट फूड सिक्योरिटी। स्पेशली ट्राइबल फैमिली के लिए हम हेल्प करना चाहते हैं जो कि पलक्कड़, वायनाड और इडुक्की में पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ताकि वो जो फेयर प्राइस शॉप होती है, सोसाइटी होती है, वहाँ पर जाकर के राशन ले सके कम से भी कम एक पंचायत में।